हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में। लेकिन पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ाने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आजकल एक हफ्ते से लगभग 10 दिन से अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट के माध्यम से, एनटीए के माध्यम से अलग अलग हर दिन तीसरे दिन नोटिफिकेशन जारी होता रहता है, और जो कि यूट्यूब पे प्लस उनकी वेबसाइट पे खबरें चलती रहती हैं। कभी नेगेटिव बात, कभी पॉजिटिव बात, कभी सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, कभी एपीआई की बात हो रहा है, कभी रिक्रूटमेंट की बात हो रहा है। हर दिन कभी कुछ सब्जेक्ट को और जोड़ा जाएगा, कुछ सब्जेक्ट कम की, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें मैं बेसिक जो बात करूंगा, आपको बताऊंगा बेसिक चीज क्या है कि अभी भी आने वाले समय में अब जो इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो भर्ती होने वाला है, अगर मान लीजिए आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके पास नॉलेज होगा, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। और जिनके पास नॉलेज के साथ साथ एक पढ़ाने का, एक टीचिंग का एक अच्छी पर्सनालिटी है, एक अच्छी नॉलेज है। अभी नॉलेज होना अलग बात है, और एक होता आर्ट, मतलब पढ़ाने की या बोलने की कला। अगर वो आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों? अब इसमें गवर्नमेंट हो या जो भी ये संस्थाएं हैं, हमेशा इनका चेंज होता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आप इतना समझ जाइए, एक बेहतर प्रोफेसर अगर आपको बनना है, एक बेहतर गुरु बनना है, एक टीचर बनना है, तो सबसे पहले अपने नॉलेज को भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके समझने या समझाने का प्रयास करिए। अब थ्योरिकल चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में रह गया है, लेकिन अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो भी प्रैक्टिकल करके आपको बताना पड़ेगा। अब भी प्रैक्टिकल मीन्स, जैसे अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू होगा तो पहले क्या था कि ऐसे पैनल बैठे होते थे, आप बैठ के जो बात पूछी बता दिए। अब आपका होगा, इसे बोर्ड दे देंगे, उसके सामने आपको खड़ा होकर भी प्रैक्टिकल एक एक पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को बताना है, कैसे नॉलेज, हर एक पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा। जब ये आपके अंदर प्रक्रिया होगी तो समझिए आने वाला भी 2025 में जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, ये इसी बेस पे होगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपने सिलेबस पे। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले लेटेस्ट जो भी आपके पास सिलेबस हो 2019 के बाद, उसको बार बार सिलेबस को पढ़िए और उस सिलेबस को रटिए मत, उसको समझने का प्रयास करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने का प्रयास करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब जैसे उसमें पहला टॉपिक है, एक एक करके पूरा जितना इसमें थ्योरिकल है टोटल, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। आज का थोड़ा लंबी क्लास होगी, हो सकता है 2 घंटे या 1.5 घंटे में कवर कर देंगे। चलिए, अब पहला टॉपिक आपका शुरुआत होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स होता है हाउ टू इम्प्रूवमेंट योर एज अ पर्सनालिटी टीचर। कैसे एक पर्सनालिटी टीचर की पर्सनालिटी, मतलब जैसे गुरु है, टीचर, अध्यापक है, कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो बात किस पे करोगे? लेकिन नॉलेज से पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहला कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज, देन विजडम, उसके बाद एनालिटिकल, उसके बाद इंटेलेक्चुअल। अगर ये प्रोसेस आपका 5 पॉइंट अच्छा काम करता है, यही आपका पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है। नॉलेज के ही बेस पे एक पहचान बनती है, और उस नॉलेज को किस तरीके से आप व्यक्त करते हैं, समझाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बातों को एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालिटिकल करके समझाते हैं। अगर ये कला आपके अंदर है तो आप अच्छे प्रोफेसर, अच्छे गुरु बन सकते हो। अब आइए बात करते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब यही है आपकी पर्सनालिटी में निखार लाना। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, एक एक बात करते हैं। टीचिंग में अगर बेसिक देखा जाए तो एक एक पॉइंट बात, पहला होता है कॉन्सेप्ट को समझो, दूसरा इसके लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तीसरा कैरेक्टर ऑफ टीचर क्या है, टीचिंग क्या है, उसके बाद आपका आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, उसके बाद बिलोंग टेक्नोलॉजी क्या है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, और एक है बिलोंग टेस्ट नॉवी कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो बेसिक एक पॉइंट मैंने बात किया है, यही आपकी टीचिंग का बेसिक आधार होता है। अगर आपने बेसिक चीज अगर समझ गए कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एक पॉइंट में आपको समझाते हैं। देखिए, पहला जो आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड
ट्यूड। अब आप इसमें क्या याद पढ़ते हो? फर्स्ट इसका होता है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट में आप क्या पढ़ोगे? भाई टीचिंग क्या है? टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन। अगर मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने में सक्षम हूं, यही टीचिंग है। आप उस कितने सरल शब्दों में, एक बहुत आसान शब्दों में जो बातों को व्यक्त कर देते हो, यही टीचिंग है। अब ये नहीं बहुत कठिन से कठिन आप डिफिनेशन दे रहे हो, बहुत ऐसा किसी दिमाग में बैठे ना, आप एक व्यवहारिक रूप में चीजों को बता दो, बस यही टीचिंग है। अब ये बेसिक हो जाता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट। अब टीचिंग कब होता है? अब जैसे आप कम्युनिकेशन पढ़ते होंगे, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, यही प्रोसेस आपका होता है टीचिंग का। तो बेसिक चीज टीचिंग मतलब क्या है? टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? टीचिंग। लेकिन एक शब्द होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है आपके अंदर क्या वो पेशेंस है, क्या वो आपके अंदर वो क्षमता। देखिए, अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप आईएएस तैयारी करते हैं तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी चीज आप बड़ा काम करोगे, आप प्रोफेसर बनना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब टीचिंग में तो आपको 100% पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस मतलब धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। अगर आपके अंदर ये एप्टीट्यूड है, आपके अंदर ये क्षमता है, तो आप अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो। यही होता है, अर्थात आप अपने नॉलेज को अगर दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हो, इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। बस सिंपल सी भाषा। अब दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते इसमें लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। अब लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? अब लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है दोस्तों? देखिए, इसके कितने लेवल हैं। बेसिकली इसको 3 लेवल में बांटा गया, जो आप रटते हो, समझते हो, लेकिन हमें रटने की जरूरत नहीं है। लेवल क्या है? 3 लेवल। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, क्लास 1 से क्लास 5 तक का बच्चा, क्या उसमें अभी इतना है कि जो बोलने को लिख के दिखा सकता है? नहीं। क्या अगर उससे कोई सवाल पूछे जवाब दे सकता है? नहीं। अभी उसका जो ब्रेन है उस प्रकार का भी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। अभी वो बच्चा सिर्फ एक एक पॉइंट को लर्निंग में हो, अभी उसको एक एक वर्ड को सीखने में काम करेगा, देखने में काम करेगा। तो जो आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे को आप देखते होंगे, तो उनको जब आप रटाते हो तो उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। क्या बोलते हो? मेमोरी। अभी जो मेमोरी लेवल होता है, पहला जो आपका शुरुआत होता है मेमोरी लेवल। अब यहां से शुरुआत होता है मेमोरी लेवल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब मेमोरी मतलब जब आप किसी बच्चे को रटाते हो, समझाते हो, एक एक पॉइंट को उसको कैसे लिखा जाएगा, जब उसको आप लेटर लिखना सिखाते हो, टेबल लिखना सिखाते हो, इसी को बोलते हैं मेमोरी। अभी बच्चे के दिमाग में आप डाटा फीड करते हो। फिर पूछता है इस मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो उनका नाम था हर्बर्ट। अब हर्बर्ट नाम हर्बर्ट करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया था, हर्बर्ट। ये पूछ लेता है आपका, यही होता प्रोसेस। दूसरा पॉइंट आपका होता है फिर लेवल का तीसरा, जिसमें होता है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स क्या होता है? अल्फा लेवल कर दिया, ठीक है। जब बच्चा पढ़ना लिखना सब कुछ सीख गया है, अब उसमें लिखना भी आ गया, कुछ समझ भी आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चा वो लिखना, बोलना और पढ़ाना तक, यहाँ तक चीज़ों को बताना भी सीख गया है। एक कब से होता है? आप देखते हो कि क्लास 9 से लेकर के या क्लास 8 6 से लेकर के आप क्लास 12 तक के बच्चों की कितना प्रोसेस उसमें चेंज हो जाता है। बोलना सीख जाता है, बात करना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, इसी बोलते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स ये होता है आपका तीसरा। हाँ, लेकिन ये हमने आपको नहीं बताया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया था। उनका नाम था मोरिसन। ये इन लोग का नाम पूछता है। और तीसरे आपके आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल मीन्स होता है जब बच्चा मान लीजिए बीए कर लिया, यूजी कर, अंडर ग्रेजुएट है,
अभी वो अंडर ग्रेजुएट है, अभी पढ़ाई कर रहा है, बीए में फर्स्ट ईयर है, 12th पास कर गया, वो बीए में गया। अब यहाँ पर अपने करियर को लेकर के सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या सीए बनना है या आईएएस बनना है या प्रोफेसर बनना है। जो अपने करियर को लेकर के सोचता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्ट कर रहा, चीज़ों को बार बार रिफ्लेक्ट, जैसे ना लाइट जब आप जाते कहते हो वहाँ लाइट जलती है लेकिन रिफ्लेक्ट इधर कर रही है। जैसे कभी आप देखते होंगे सूर्य का प्रकाश है और आप एक कांच ले लीजिए शीशा, और सूर्य के प्रकाश के इसमें आप ऐसे करके इसे जो घुमाते होंगे रिफ्लेक्ट करते हैं ना लाइट का, यही आपका माइंड अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब सोचने लायक हो गया कि मुझे अपने कैरियर में क्या बनना है, क्या करना है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हंट। ये बेसिक चीज आपको यहाँ शुरुआत होती है, ठीक है। ये हो गया आपका लेवल ऑफ टीचिंग, यही 3 प्रोसेस होता है। अब इसी को आपका असेंडिंग, डिसेंडिंग, मैचिंग किसी भी तरीके से पूछ लेता है। अब इसमें कभी काल क्या कर देगा, अलग अलग तीनों लोग का नाम अलग अलग कर देगा। हंट का नाम इनके साइड सेट कर दिया, इनका उनका आपको मैचिंग करके क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी को क्रोनोलॉजिकल बना देगा। अब जब बेसिक चीज है कि पॉइंट को आप समझ लेंगे तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान हो जाता है। अब ये तो आप समझ लेंगे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो बच्चे को आप पढ़ाते हो, रटाते हो, एक एक चीज उसको दिखाते हो, बेटा ये देखो ये है, ऐसे ए बनाओ, या 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है। ये जो आप प्रोसेस करते हो, बच्चों को मतलब लिखने पढ़ने का प्रक्रिया बताते हो, इसी को बोलते हैं मेमोरी लेवल। अब आपको पिक्चर भी क्रिएट होगा, हाँ क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को ऐसे पढ़ा जाता है। क्लास 6 में आप क्लास 12 तक के बच्चों को देखिए, अब वह बच्चा लिखना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, और 12 तक जाते जाते इतनी उसमें समझ आ जाती है कि अब जो है एक प्रकार से वो नई चीज़ों को और कुछ नया एक्टिविटीज़, नया करिकुलम कुछ भी करके दिखा सकता है। तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव। अब यहाँ ही बच्चा इतना पढ़ लिया, इतना सीख गया, अब उसको अपने गोल को लेकर के वो चिंतित है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किस फील्ड में जाना है। अब क्या करता है, अपने पर्सनालिटी को उस हिसाब से वो ढालता है, उस हिसाब से अपने आप को बनाता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब अगला हम बात करते हैं, अगला आपका शुरुआत होता है कैरेक्टर ऑफ ए टीचिंग। अब दोस्तों ऐसे अगर एक लिख लिख के बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे सुन लीजिए। अब अगला करते हैं कैरेक्टर ऑफ ए टीचिंग। कैरेक्टर ऑफ ए टीचिंग मीन्स क्या होता है, जैसे किसी के चरित्र को कैसे बेहतर किया जाए। कैरेक्टर मीन्स उसके चरित्र, कहते नहीं कि इनका चरित्र बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छा करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कॉल करो तो कॉल नहीं उठाते, कॉल भी उठा लेते हैं, और बाद में अगर कॉल नहीं उठाए तो बाद में मिस कॉल जाए तो बैक कॉल भी करते हैं। कितना बढ़िया इनका कैरेक्टर है। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ कैरेक्टर को डिवाइड किया है। अब जो कैरेक्टर आता है बेसिक अगर देखा जाए तो कौन कौन, 2 ही लोग मेन कैरेक्टर होते हैं, एक टीचर और एक लर्नर, अर्थात एक गुरु जी हैं, एक विद्यार्थी। अब टीचर का क्या कैरेक्टर होगा और लर्नर का क्या कैरेक्टर होगा, हमें दोनों को समझना है। टीचर का कैरेक्टर क्या होता है, टीचर यही है भाई, वो टीचर सेंटर्ड है। अगर बिना टीचर के क्या क्लास हो सकती है, क्लास तो नहीं हो सकती। टीचर ही मेन पॉइंट होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। और टीचर के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए भाई, अगर क्लास को अटेंड करें टाइम पे आना चाहिए, जो काम कर रहा हो अपने आप को थोड़ा सा कम से कम टीचर होमवर्क भी करे, वही नहीं वही पुराने कहानी चलता रहा, 90s का एरा का फिल्म चल रहा नहीं, चेंज होते रहना चाहिए। 70 के एरा नहीं चल रहा, 80 के, उसको चेंज करते रहना चाहिए, कुछ नया करिकुलम करते रहना चाहिए। उसके अंदर टीचर के अंदर एक परिवर्तन होना चाहिए। देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। अवेयर होना चाहिए। टीचर का पहला कैरेक्टर, एक तो टीचर सेंटर्ड होता है, दूसरा अवेयर होना चाहिए, उसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए। अब कभी काल देखते हो गुरु जी हैं, आजकल गुरु जी पर एक समय था कि लगभग 95-96 की बात बताते हैं दोस्तों, जब हम छोटे थे उस वक्त की, अगर गुरु जी मान लीजिए साइकिल से आते हैं तो उनको देख करके हम लोग छुप जाते थे कि गुरु जी कोई सवाल ना पूछ ले, कुछ बोल ना दे या डांट ना दे, वो रिस्पेक्ट था। इसलिए आज गुरु जी छुपते हैं कहीं मेरा स्टूडेंट मेरे पीछे ना आ जाए, मुझसे कोई सवाल ना पूछे। तो ये समझिए क्यों ऐसा हुआ। आज टीचर और स्टूडेंट के बीच में
इतना गैप क्या होने लग गया। अब इसके पीछे यही पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैरेक्टर की बात है। तो कैरेक्टर मीन्स क्या होना चाहिए, टीचर क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए, अपना होमवर्क पूरा करे। दूसरा चीज, अपने टाइम पे पंक्चुअल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा होमवर्क करके लाता है तो उसको आपको चेक करना चाहिए। ये होता है एक दायित्व, ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होता है प्रिंसिपल। ये पॉइंट होता है कैरेक्टर ऑफ ए टीचर का। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, लर्नर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए। देखिए लर्नर का कैरेक्टर क्या है भाई, वो सीखने के योग हो, ग्रुप में चीजें को सीखे, पर्सनालिटी को डेवलप करना, पीडी को जीडी को, तो ग्रुप में चीजें सीखे, एक दूसरे से सवाल करेगा। हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा पढ़ता होगा तो इंफॉर्मेशन और हमें मिलेगा। ये होता लर्नर का। जैसे टीचर का लायबिलिटी होता पढ़ना और पढ़ाना, वैसे स्टूडेंट का काम होता सीखना और लोगों को बताना, आपस में चीजों को और सवाल करना, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आस्किंग बाय द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रोसेस या ये आपके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर, कैरेक्टर ऑफ ए टीचर। अब कहीं का इसको दो भागों में बांटा जाता है लर्नर को। एक होता है एडोलसेंट, एक होता है एडल्ट। एडोलसेंट मीन्स वो होता है जो बच्चा अभी मान लीजिए क्लास 1 से क्लास 5 तक का बच्चा है, अब वो एडोलसेंट है। अभी बच्चा ज़्यादा सवाल आप पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, अभी वो समाज को ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है या समाज के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं पता चला अगर वो एडल्ट हो गया, भाई 18 प्लस हो गया, तो उस बच्चे में इतना समझ है, क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे चीज़ों का जवाब देना चाहिए। इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया, एक होता है एडोलसेंट, एक होता है एडल्ट। एडोलसेंट मतलब अभी बच्चा वो उतना सीखने के प्रोसेस में है, लेकिन अभी उसमें उतनी समझ नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात अगर करेंगे तो उसी को बोलते हैं एडल्ट। तो ये दो बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये आपको हो गया कैरेक्टर ऑफ ए टीचर एंड लर्नर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग के बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 4 मेथड है। कौन कौन सा? ऑफलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स, फिर टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। अभी जो मैंने कैरेक्टर में पॉइंट बात किया, यही पॉइंट आपको यहाँ भी वही चीजें पढ़ना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं टीचर जो आपका होता पहला ऑफलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड्स मीन्स क्या होता है, जब आप फेस टू फेस पढ़ते थे, मान लीजिए क्लास आप एंट्री किए, 100-200 बच्चे बैठे हैं और गुरुजी बोर्ड के सामने हैं, ये जो होता था फेस टू फेस क्लास चलता, उसी बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। अब इसमें पूछता टीचर के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाना नहीं, पढ़ाने की बेसिक प्रक्रिया क्या होती थी, उनके बेसिक क्या क्या सहायिका के रूप में काम करते थे। भाई गुरुजी के नोट्स होते थे, बोर्ड होता था, चाक होता था, आजकल तो मार्कर हो गया। ये बेसिक उनके क्या होते थे, सहायिका के रूप में काम करते थे, मदद करते थे। टीचर जब उसके बाद पढ़ाते थे ऑफलाइन तो लेक्चर लेते थे। जैसे लेक्चर मतलब किसी टॉपिक को बताते थे, आपको इतना उनको पता था कि आप 12th में तो लिखना भी सीख गए हो, पढ़ना भी सीख गए हो, अब आपको समझने की जरूरत है। जब आपके अंदर एक समझ आएगी, अच्छा एक एनालिटिकल होगा, तो आप अच्छा एक वक्ता बनेंगे, अच्छा प्रोफेसर बनेंगे। इसलिए आप देखते होंगे जब आप ग्रेजुएशन वगैरह क्लास, अंडर ग्रेजुएट क्लास करते हो, तो वहाँ पर टीचर आपको ज़्यादातर प्रोफेसर लेक्चर देता है, वो बोर्ड पे ज़्यादा लिखता नहीं है, वो आप क्लास 12 के बच्चे नहीं हो। यही चीज़ आपको भी अप्लाई करना है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको बार बार बोर्ड पे लिखने की प्रक्रिया ठीक कर लो, बट इतना ज़्यादा लिखने को वहाँ नहीं होता। हेडिंग डालेंगे ऐसे, उसी पर सब आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लेक्चर दे देंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब जो आप हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स, मतलब टीचर और स्टूडेंट आमने सामने जो होते थे, इसी बोलते हैं ऑफलाइन मेथड्स। अब नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स मीन्स जैसे आजकल प्रोसेस है कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, आजकल जो टैबलेट इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से, जितना आजकल देखा जाए डिजिटल प्रोसेस प्रक्रियाएं हैं, जो आज हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं, आप इसे ये क्या है ऑनलाइन मेथड्स। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स में बेसिक कुछ गवर्नमेंट के बेसिक कुछ ऐसे अलग अलग एक प्रकार से सहायक रूप में साइट्स बनाए गए हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है,
मॉक क्या है, ये बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा अपडेट रहते रहना चाहिए, न्यूज में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसी बन रहा है, और प्लस अपने सिलेबस के अनुसार चीजों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, एक प्रकार से मॉक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स मीन्स जिसके घर पे डीटीएच का कनेक्शन है। पहले 36 चैनल थे, अब तो 86 चैनल हो गए, चैनल बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, घर बैठे आप सभी नॉलेज इंफॉर्मेशन अपनी ज्ञान अर्जित कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, पढ़ाई बेहतर कर सकते हो, फ्री कॉस्ट होती है। यहाँ पर कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं होती है। ये 2017 में पॉलिसी लाई गई थी, बस इतना चीज याद रखना। कब ये लाया गया, 2017 में। उस वक्त किनके अधीन, उस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उस वक्त ये लाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को इतना याद रखना। कभी कभी और पूछता है कि उस वक्त कौन सा पर्व था, गुरु पर्व था, क्या पर्व था, इस चीज को मैं थोड़ा हिंट कर दिया, ये भी चीज याद रखना। और बेसिक चीजें इतना पता कर लेना आपका काम है। आपका काम ये ढूंढना, मेरा काम बताना। टीचर बताता है, बाकी आपको सारा प्रोसेस करना होता है। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं तो हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड। अब आता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड मीन्स क्या होता है, वही प्रोसेस जब टीचर ही क्या होता है, बच्चों पे डिपेंड नहीं, स्वयं पे क्या इंडिपेंडेंट होता है। भाई अपना होमवर्क करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। दूसरा हो जाता है आपका लर्नर सेंटर, वही प्रोसेस, बच्चा खुद से सीखेगा, ग्रुप डिस्कशन करेगा, इंडिविजुअल भी सीखता है, अलग अलग प्रोसेस करके सीखता है। अलग अलग प्रोसेस मीन्स भाई घर पे होमवर्क किया, फिर अपने दोस्तों से बात करता, फिर टीचर से क्वेश्चन करके पूछना। ये आपका लायबिलिटी किसका बनता है, लर्नर का। जैसे आप मेरा लायबिलिटी है सही चीज़ों का सही इंफॉर्मेशन देना। अगर लर्नर सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, उसको पढ़ना, समझना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की बात नहीं है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं, आपका आ जाता है ब्लॉम टेस्ट नॉमी कॉन्सेप्ट। अब ब्लॉम टेस्ट नॉमी कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये बेसिक क्या पूछता है, इसको बेसिक 3 भागों में बांटा गया है। 3H कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब एक होता है जैसे आपका कॉग्निटिव, एक होता आपका साइकोमोटर, एक होता आपका कॉग्निटिव, साइकोमोटर, और एक होता आपका इमोशनल। अब ऐसे करके बता देते हैं। 3H और फर्स्ट H मीन्स जैसे आपका हेड, HEAD, हेड मीन्स आपका सिर, ब्रेन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसे हमने बना दिया, तो ये पॉइंट जिसको बात कर रहा है ये हेड की बात कर रहा है। और दूसरा मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, अब यहाँ पर हार्ट, हार्ट मीन्स ये हृदय, जो हृदय की बात करता है। और तीसरा हम ऐसे बनाते हैं जहां पर आपकी एक्शन, मतलब इस पे बात। अब देखिए क्या है, हेड मीन्स आपका सिर। आप जब पढ़ते हो, लिखते हो, सोचते हो, तो आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव। सोचने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव करना। तो आप कॉग्निटिव तभी करेंगे जब आपके पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, एनालिटिकल, दैट इज कॉल्ड बाय द इंटेलेक्चुअल। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग प्रोसेस, एनालिटिकल प्रोसेस। जब आप अपने दिमाग में सभी अलग, आप देखते होंगे कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आप नाराज हो जाते हैं, ये जीवन का पार्ट है। अगर ये आपके जीवन में नहीं चल रहा है, अगर एक प्रोसेस होता है तो समझ जाइए आप नेचुरल प्रोसेस से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक ही चीज आपके 21 दिन 15 दिन नहीं चलते रहना चाहिए, ना तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये आपका जो मनोविज्ञान चिकित्सक लोग बताते हैं, क्योंकि उस प्रकार से हमारा ब्रेन उसी चीज में फिर घूमने लगता है। तो यहाँ पर इसको जो बोलते हैं हेड मीन्स क्या होता है, ये ब्लॉम टेस्ट नॉमी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग प्रोसेस। अब तीसरा H मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हार्ट, HEART, हार्ट मीन्स HART, हार्ट, सॉरी,
हार्ट मीन्स हृदय। अब हृदय में आप क्या होता है, इमोशनल, प्रेम, दुख, दया, ये सब कहाँ से होता है, आपके हृदय। हृदय में बोलते हैं इसका हृदय पसीजता नहीं, पत्थर दिल, ये क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमोशनल। तो इमोशनल जैसे यहाँ पर हमने बात कर लिया, कॉग्निटिव, तो यहाँ पर आपका हार्ट से जुड़ा हुआ क्या होता है, हार्ट से, हृदय से क्या जुड़ा हुआ है आपका, इमोशनल। इमोशनल या इमोशन या इमोशन बोलते हैं, इमोशन ही कहते हैं। अब इमोशन मीन्स जिसके अंदर दुख है, दया है, करुणा है, प्रेम है, इसी को तो बोलते हैं ना इमोशन। आज भी मानव क्यों ज़्यादा कहते हैं कि अब देखिए मेरे इमोशन के साथ खेल गए, इन्होंने मुझे मजाक बना के जो मन में आता बोल देते हैं, मेरे फीलिंग को नहीं समझते। लेकिन इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब इसको अपने लाइफ में क्या ज़रूरत है। आप अगर मान लीजिए आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत अच्छा आप सोचते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आपके जीवन ही व्यर्थ है। इसके बिना दुनिया नहीं चलती है। क्यों, अगर हम किसी मान लीजिए बाई चांस मैं कहीं फंस गया, कहीं बाइक लेके जा रहा हूँ, बाई चांस बाइक खराब हो गई, अब मैं ऐसे जगह पर फंस गया, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना कोई हेल्प, अगर कोई मुझ पर दया करेगा, मेरा हेल्प कर देगा, दया नहीं करता तो मेरा हेल्प कैसे करता। इसीलिए कहा गया है कि गुरु अगर बनता है तो उसके साथ इतना भी ज़्यादा आजकल प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, बार बार टाइम देके नहीं 1 आवर कंप्लीट देन आई विल गो टू बैक, मतलब ऐसा नहीं। आप भैया पढ़ाओ, पूरा जी जान लगाओ, इमोशनल के साथ काम करो, प्रेम के साथ काम करो, ये होना बहुत ज़रूरी है। तब आपका लगन होगा, आपका काम और बेहतर होता है। इसीलिए इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, हार्ट होना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तीसरा है आपका होता है हैंड, HAND, हैंड। हैंड मीन्स होता है जिसमें आप करते हो एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, कोई कार्य करते हो तो उसको बोलते हैं साइकोमोटर। एक्शन को ही साइकोमोटर बोला गया। साइकोमोटर, आप जब कोई मान लीजिए आपने पढ़ाई कर लिया, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद आप कहीं कोई एक्शन करोगे, कोई कार्य करोगे, वो एक्शन नहीं कि आप मार धाड़ ये करना, नहीं। एक्शन मीन्स कोई कार्य करना, कोई नया एक्टिविटीज करना, कोई क्रियाकलाप करना। आप बच्चों को पढ़ाना है तो आप वहाँ पर कार्य करेंगे, अपने घर से जाएंगे, नोट्स तैयार करेंगे, हैंड से अपने हाथों से उसको राइटिंग करेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ हाथों की मादे हिला, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्शन होना, कार्य होना। तो इस एक्शन जब करेंगे तो आपको अर्निंग होगा, पैसा आएगा, आपका घर चलेगा, आपका परिवार चलेगा, देश को आप टैक्स देंगे, देश भी चलेगा। इसीलिए हमें तीनों को समझना बहुत जरूरी है। ये 3 कॉन्सेप्ट इसीलिए ब्लॉम टेस्टोनॉमी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा 3H कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, आपका आता है बेसिक जो है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। अब रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, सपोज आपको 10 मिनट के लिए एक टाइम दे दिया गया कि भाई 10 मिनट में आपको टाइम देता हूं, इस टॉपिक को आपको 10 मिनट के अंदर समझाना है। अगर आपने 10 मिनट के अंदर की बजाय 8 मिनट में समझा दिया तो कहेंगे आपने समय भी बचाया और कंटेंट को अच्छे समझा दिया, तो आपके अंदर एक स्किल है। तो रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर आपने पढ़ाया, एक बार में नहीं समझा पाया, फिर दूसरी बार जब पढ़ाने की प्रोसेस करते हो उसी बोलते हैं रीटीचिंग। रीड मतलब पुनः, टीच मतलब बताना। अब कैसे उसको, आपको मैंने टाइम दिया भैया आप 10 मिनट के अंदर पढ़ा दें, आप नहीं पढ़ा, फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, आपको टॉपिक दूंगा, इसी पढ़ाओ। तो आप जब पढ़ाते हैं तो उसका मैं क्या करता हूँ, इवेल्युएट करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, देन आई विल गिव टू फीडबैक। उसका मैं क्या करता हूँ, फीडबैक देता हूँ। अगर फीडबैक अच्छा आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर फीडबैक अच्छा नहीं तो आपको फिर से रीटीच करना होगा। ये भी चीज़ें पूछ लेता है रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए आपको इसमें क्या, अगला पॉइंट इसमें आपका आता है अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों, प्रभावित जो शिक्षा अभिक्षमता क्या है। देखिए शिक्षण जो प्रभावित होता है जब आपकी बोलने की शैली, आपकी लिखने की स्टाइल, इसको स्टाइल बोलते हैं, प्रक्रिया, एक्टिविटीज बहुत अच्छी है।
अगर आप सरल शब्दों का प्रयोग करते हो, आपको ओरल तरीके से बात करते हो, एक्शन आप बहुत अच्छा करते हो, एक्शन मीन्स राइटिंग अच्छा करते हो, कार्य बहुत अच्छा करते हो। बहुत लोग के टीचर ऐसे होते हैं जिनके राइटिंग से लोग प्रभावित हो जाते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं उनकी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर आपकी बोलने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, आपकी समझाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, तो आप समझ जाइए आप अच्छे प्रोफेसर, अच्छे आप एक वक्ता, अच्छे आप एक लीडर बन जाते हैं। देखते हो कि बहुत से लीडर हैं कि बहुत से लोग, हजारों लीडर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर होते हैं जब वो बोलते हैं तो उनकी हम बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बातें हमें दिमाग पे असर नहीं, दिल पे असर करती है। इसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अगर आप प्रोफेसर हो तो आपके पास कंटेंट भले ही कम हो, लेकिन अगर आपके पास बोलने का स्टाइल है, अगर कोई बात कहने की आपके पास तरीका बेहतर है, तो आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। आप प्रोफेसर हो, ये प्रोसेस को ही बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो अफेक्टिव कैसे होगा? ओरल बोल करके, राइटिंग लिख करके, ये होना बहुत जरूरी होता है। अब अगला बात करते हैं, नेक्स्ट आपका होता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है? जब आप किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हो। अब मूल्यांकन कैसे आप करोगे, इवैल्यूएट कैसे करते हो, ऐसे बताते हैं दोस्तों, लिखेंगे तो टाइम लगता है, ऐसे सुनते रहिए। आज बहुत स्लोली आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो इवैल्यूएशन मीन्स होता है, जैसे आप कोई बच्चा है, आप मान लीजिए किसी को आप पढ़ाने जाते हो, तो पढ़ाने से पहले आप क्या करते हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हो। बेटा आपका नाम क्या है, आपका टॉपिक कौन सा है, आप किस टॉपिक पे ज़्यादा आपका मन करता पढ़ने का। ये जो आप उससे पढ़ाने से पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं या मूल्यांकन करते हैं, इसको बोलते हैं बिफोर इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, या बिफोर, पढ़ाने से पहले बेसिक अवधारणा उसके बच्चे के बारे में जानकारी लेना। दूसरा होता जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट, पढ़ाते ही तो आप बीच बीच में क्वेश्चन उससे पुटअप करते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट। अर्थात एक होता बिफोर, एक होता है ड्यूरिंग, अर्थात बिफोर इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, और तीसरा होता जब आप बच्चे को पढ़ा देते हैं, एक हफ्ते बाद उसका आप टेस्ट लेते हैं, आपको कितना टॉपिक याद हुआ, उसको बोलते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन। यही प्रोसेस है। आप जब शुरुआत में किसी क्लास या टीचर से मिलते हो तो पहले उसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसलिए आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले जानने का मतलब भाई चेक करना चाहता है टीचर आपको, या आप गुरुजी की भी चेक करना चाहते हो, गुरुजी की भाषा क्या है, क्या गुरुजी अवधी में बात करते हैं कि गुरुजी भोजपुरी में बात करते हैं या मद्रासी में बात करते हैं। तो आप उससे एक अनुमान लगाते हैं किस भाषा पे की कमांड अच्छी है, पकड़ अच्छी है। तो वैसे ही गुरुजी क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने से पहले उनका टेस्ट लेते हैं, बेटा आप बताओ आप कितना, तो सॉरी आंकड़ा लग जाता है कि बच्चा ये ग्रेड बी के अकॉर्डिंग ठीक है, या ग्रेड ए प्लस के अकॉर्डिंग है, या ये ग्रेड सी, या परसेंटेज के हिसाब से 60% के लायक है या 70% के लायक है। अब इसके पास किस लेवल तक का नॉलेज है इस बच्चे के पास, ठीक है। इसी को क्या करता हूँ, टीचर इवैल्यूएट करता है, जिसको बोलते हैं बिफोर इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। और जब वो टीचर पढ़ाने लगता है क्लास में, कभी कल पढ़ाते पढ़ाते नहीं कोई बाई मिस्टेक होता है, कोई वर्ड होता है, तो उसको पूछ लेते हैं, पूछ रहे हैं बताइए कैनबरा कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, ओटावा कहाँ है। तो जब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आप किसी भी देश की कैपिटल की राजधानी जो भी है, देश की कैपिटल पूछते हैं, तो क्लास में ही पढ़ाते पढ़ाते उसको बोलते हैं ड्यूरिंग इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। और जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है, एक हफ्ते बाद आपका मॉक टेस्ट चलता है, तो उसमें आपको पता करते हैं 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने कितना क्वेश्चन अच्छे से बनाया, उसको बोलते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन। ये बेसिक चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक बात करते हैं, आपका होता है ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है भाई, आज के प्रेजेंट टाइम में डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल के समय में अगर आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि भाई
एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड पैड क्या है, नोट पैड क्या है। अगर ये बेसिक चीज़ आपको पता नहीं है तो आप कैसे पीपीटी बनाओगे, कैसे पीपीटी बनाओगे, कैसे स्लाइस करके एक एक करके आप कैसे उसको लेक्चर दोगे। इसीलिए आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट क्या है इसके बारे में जानो, लैन क्या है, मैन क्या, वैन क्या है, पैन क्या है, इसके बारे में जानकारी रखो। हार्डवेयर पार्ट क्या, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है। जब आपके पास कंप्यूटर है, कोई उससे मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो गया या कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो हार्डवेयर के बारे में जानकारी रखो, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी रखो, सॉफ्टवेयर के बारे में अपडेट रहो। कल आप पढ़ाने जा रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर देखिए, मान लीजिए अभी मैं इस बोर्ड में पढ़ाता हूँ, अगर कल मैं यहाँ डिजिटल बोर्ड लगा दूँ, अगर उस डिजिटल बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगा कि मिनिमाइज कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, नोट्स कैसे लेंगे, पेंसिल कैसे लेंगे, इरेजर कहाँ से आएगा, तो ये बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसीटी सपोर्ट मटेरियल आपकी टीचिंग में कितना हेल्प करता है। तो दोस्तों ये बेसिक हमने बात किया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, अब इसी को लेकर के क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। एक होता है इसी में आपका टीचिंग में इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या, भाई ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य क्या है पढ़ने का, या क्या सब ऑब्जेक्टिव मीन्स यही होता है आप एक बेहतर टीचर बनते हैं, एक आप अच्छे समाज को बेहतर बना सकते हैं, आप एक जागरूक इंसान बनते हैं। जब आप जागरूक रहेंगे तभी दूसरों को जागरूक कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसका ऑब्जेक्ट होता है टीचिंग का, बस और क्या है। अब बात करते हैं आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। ये तो फर्स्ट हो गया। अब दूसरा बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, चलिए अब इस पे हम एक एक टॉपिक पर लेक्चर देते हैं। पहला का शुरुआत इसमें होता है पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक। दूसरा आपका आता है इसमें स्टेप ऑफ रिसर्च। तीसरा होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। देन उसके बाद आपका आता है आईसीटी सपोर्ट ऑफ मटेरियल रिसर्च एप्टीट्यूड, ये भी आता है। उसके बाद आपका आता है एथिक्स ऑफ रिसर्च। देन और थोड़ा एडवांस टॉपिक आपको अगर पढ़ना है, बेसिक चीज़ें, काइट टेस्ट क्या है, इनोवा टेस्ट क्या है, उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपका एडवांस लेवल में आता है। ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है। आइए एक बात करते हैं, रिसर्च मीन्स होता क्या है। रिसर्च मतलब किसी भी चीज़ को पुनः खोज करना, नई चीज़ का आविष्कार करना। अगर मान लीजिए आप रिसर्च नहीं करेंगे, नई आइडिया नहीं इजाद करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कभी काल होता है आपके पास रिसोर्स बहुत कम है, रिसोर्स बहुत कम है। एक एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छी बात, रिसर्च पे ही। एक बार क्या हुआ, 1962 में चाइना में जबरदस्त, वहां पर एक प्रकार से महामारी बीमारी फैली, बहुत जबरदस्त, और लोग भूखे मरने लगे। बाकी अलग अलग देश के लोग सोचे कि ये पूरा देश में अगर महामारी रहेगा लोग मर जाएंगे, एक मानवता का हनन होगा, इसलिए बचाव होना बहुत जरूरी है। तो बोट पे, नाव पे, बड़े बड़े जहाज़ों पे खाने पीने का सामान इकट्ठा करके इनके पास भेजा गया। और जब इनके पास भेजा गया, चाइना ने क्या किया, उनको बोला सिंग सॉन्ग, जो भी बोलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जो भी है, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना सामान लीजिए और वापस लेके चले जाइए। तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि देखिए, आज अगर हम ले लेंगे, कल भी रोज मांगेंगे, परसों मांगेंगे, ठीक है कोई बात, लेकिन हमारे जो समाज है, जो लोग हैं, ये लोग इसी पे निर्भर हो जाएंगे, और इस पे अगर वो निर्भर हो गए तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे, कभी नया आइडिया उनके अंदर इजाद नहीं हो पाएगा, नई चीज़ का खोज नहीं कर पाएंगे।
आज देखिए चाइना अपने आप कैसे डेवलप किया, यही चीज़ तो किया। जो लोग जो कभी भूख को समझेगा, अगर मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं जो रोज 2 टाइम खाना मिल रहा, बढ़िया रहने को मिल रहा, तो मैं कुछ सोचूंगा नहीं सोचूंगा। जब घर छोड़ूंगा, घर से बाहर निकलूंगा, रोटी बनाऊंगा, तब समझ में आएगा रोटी की कीमत क्या है, कैसे रोटी बनती है। तो वहाँ पर एक आइडिया डेवलपमेंट किया गया, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो रिसर्च मीन्स क्या होता है, आप क्या करते हैं, नया आइडिया लाते हैं, नया विचार लाते हैं, नई सोच पैदा करते हैं, नई चीज का इनोवेशन करते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है। इसी को बोलते हैं रिसर्च, मतलब रिसर्च, पुनः खोज करना। अब पुनः खोज करना, कभी आपने देखा होगा भारत में पहले जो मोबाइल 1600 सेट, 1200 सेट, आज स्मार्टफोन, ये किसका देन है, रिसर्च का ही तो है। आप सोचते नहीं कि क्यों ना ऐसा मोबाइल अब बनाया जाए, इसको ज़्यादातर चार्ज करने के बजाय हमें प्लग नहीं लगाना होगा, धूप में चार्ज हो जाए, या अगर मान लीजिए धूप 5 मिनट की मिल जाए, फुल चार्ज हो जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, एक नया आइडिया सोच रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं। तो ये आप नई चीज़ जो आप रिसर्च करेंगे, नई चीज़ सॉल्व करेंगे, नई चीज़ खोज करेंगे, इससे किसका फायदा होगा, देश का, समाज का, लोगों का फायदा होगा। आज मोबाइल है, स्मार्टफोन, कितना फायदा होगा। आज मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा है मेरा इन्फॉर्मेशन कंटेंट, तो लोगों को फायदा हो रहा है, और लोगों का भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता, मेरा भी फायदा हो रहा है। आज पेटीएम है, गूगल पे, पैसा पहले क्या होता, डाकघर में लगाना पड़ता, फिर आपका 2-4 दिन के बाद आपको मिलता। आज आपको 1 सेकंड नहीं लगता, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ये प्रोसेस किसका है, रिसर्च का ही देन है। इसीलिए हमें रिसर्च करने का मतलब देश, समाज, पर्यावरण, हर एक चीज को बैलेंस करके करना चाहिए। अब इसमें हमें जो पढ़ते हैं, पहला टॉपिक आपका आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या होता है। पॉजिटिविज्म हमेशा ये साइंस की बात करता है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ये तर्क की बात करता है, लॉजिक की बात करता है। कोई व्यक्ति थे पुराने समय में 1976 और 1978 में, अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा पहले भारत में या विदेश में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोग ऑर्थोडॉक्स ज़्यादातर होते थे, बिलीव ज़्यादा कर लेते थे। जैसे एक्सीडेंटल कोई घटनाएं होती थी तो उनको बिलीव कर लेते थे कि ये जो है ईश्वरवादी प्रक्रिया हो रही, इसलिए उसको बिलीव कर लेते थे। तो उसी उनकी अपनी क्या थी, एक प्रकार से उनकी प्रक्रिया उसी चलती रहती थी कि ऑर्थोडॉक्स पे जो कुछ होता, जैसे आज भी लोग कहते नहीं है कि जो कुछ हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, अच्छे के लिए पॉजिटिव शब्द है, लेकिन कभी काल एक्सीडेंटल कोई घटना घटती है तो आप कहते हैं वो ऊपर वाले का मर्जी था, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि अभी वो साइंस और तर्क इन सब चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते। ये तो 16वीं शताब्दी में ही जब आपका पुनर्जागरण होता है तो ये नई नई चीज़ों का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वेस्टर्न कंट्री में। वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। वहां से क्या हुआ, जब लोगों को लगा नहीं, सेब अगर गिरता है धरती के नीचे, मतलब ऊपर से धरती पर गिरा, तो वहां पर पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। अब वहां पर उसका माइंड चलना शुरू हुआ, और जब वो सोचना शुरू किया तो लॉजिक भी सोच रहा, साइंटिफिक भी सोच रहा। यही कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था दोस्तों कि पॉजिटिविज्म क्या, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या। जब लोगों के अंदर नई नई ऐसी घटनाएं होने लगे, तब उनको लगा कि ये ईश्वरवादी नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं होती भी हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन का नाश होना तय है। आज अगर मान लीजिए साइंस का खोज नहीं हुआ था, कितने बड़े बड़े आप देखते होंगे आपको ब्रह्मांड में से ऐसे छोटे छोटे जो भी उल्का पिंड के रूप में आप देखते होंगे टूट के गिरता है। अगर हमारे पास सैटेलाइट्स, बड़े बड़े कैमरे नहीं हो तो इन सब कैसे में पता करते हैं ब्रह्मांड में क्या चीज़ें चल रही हैं, हम कैसे उससे जो पृथ्वी को बचाव रखते हैं। और डायनासोर अगर गायब हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि वो इतना ईजाद, तो भाई डायनासोर धरती पे आया, बट वो थोड़ी था कि वो ब्रह्मांड में जाके चीज़ों को रोक सकता है। लेकिन मानव आज अपनी धरती को बचा रहा, दूसरे ग्रह पे जा रहा, ये किसका देन है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, साइंस और तर्क, अर्थात विज्ञान और तर्क। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिविज्म मतलब साइंस, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक मतलब तर्क, लॉजिक। तो आजकल देखिए लोग अब बात करते हैं ना, साइंटिफिक बात करना, तार्किक बात करना, अब वो ऑर्थोडॉक्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ऑर्थोडॉक्स ठीक है, अगर ईश्वर है तो पूरी दुनिया है, पूरी ब्रह्मांड है, उसको मानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसी के आधार पर बैठ जाओ।
हमें खेती भी करना है, रोजगार भी करना है, नई चीज़ का इजाद करना है, डेवलपमेंट करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आजकल लोग कभी कल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, नहीं जो होगा ऊपर वाला चाहेगा तभी कुछ होगा। अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कैसा है इसके बारे में बात करते हैं। एक बार राजा भर्तृहरि उन्होंने इसी चीज़ पे रिसर्च करने लग गया। रिसर्च क्या किया, एक व्यक्ति का सर ऐसे मुड़वा दिया, उसको धूप में खड़ा कर दिया। और धूप में खड़ा कर दिए, बोले कि अगर ईश्वर होगा तो तुझे बचाएगा। तो देखा धूप में खड़ा था तो चिल्लाने लग गया, तो उसको लगा कि लगता है ईश्वर नहीं बचाएगा। तो उसको छांव में लेके चले गए पेड़ के नीचे। तो अचानक पेड़ के नीचे ले गए तो फल लगा था, वो टूट के उसके सर पे गिरा, चोट लग गया। बोले देखो ये धूप में था, यहाँ तकलीफ धूप से हुई, लेकिन पेड़ के नीचे जैसे छांव गया वहाँ पेड़ का जो फल टूट के उसके सर पे गिरा तो उसको तकलीफ हुआ। तो उनको लगा ये चीज़ हटाओ, थोड़ा दूसरा रिसर्च करते हैं। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। अब भाग्य की बात कैसे आया, एक कोबरा सांप पकड़ लिए। अब कोबरा सांप को पकड़ के उसको पेटरी में जो होता है लकड़ का बना होता है, उनको एक बढ़िया पेटरी में जो भी बाकस होती है उसे बंद कर दिया, लकड़ी का बंद करके उसको ऐसे रख दिए। और उसको रोज वहाँ पर 2-4 नौकर रख दिए कि इनको देखना सांप निकल ना पाए, और देखते सांप को खाना कहाँ से मिलेगा, कैसे जिंदा रहेगा। उसी रात को एक चूहा आता है। वो लोग बैठ कर दूर से देख रहे हैं, चूहा आया, उस टोकरी को काटते काटते अंदर घुस गया। सांप तो पहले से भूखा था, उसको पहले झपट के उसको निकल गया। फिर जहाँ से होल्ड किया सांप वहाँ से निकल के चला गया। तब राजा भर्तृहरि ने क्या बोला कि वास्तव में ये जो प्रोसेस हो रहा है ये जरूर ऊपर वाला ही कर रहा है। अब वहीं से लोगों के अंदर एक धारणा बन गया कि ऊपर वाला ही जो चाहेगा वही करेगा। लेकिन ये एक्सीडेंटल है। कभी काल जो घटनाएं घटती सब एक्सीडेंटल होती है। कभी काल होता ना, जैसे हम कभी किसी की याद करते अचानक उसका कॉल आ जाना। अब उस चीज़ को आप जो मानते हो ऑर्थोडॉक्स होता है, ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है। आप भरोसा रखें, तभी लोग कहते हैं बिलीव करो भरोसा करो, जरूर अच्छा होगा। मानते हैं, अच्छी बात। लेकिन दुनिया अगर आजकल चल रही है तो साइंस और तर्क पे, इसीलिए हमें पॉजिटिविज्म पॉजिटिविस्टिक समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में ही आपका आता है स्टेप ऑफ रिसर्च। अब स्टेप ऑफ रिसर्च मीन्स क्या होता है, इसके बेसिक जो है 8 स्टेप है, एक एक करके बात करते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च पहला होता है आपका प्रॉब्लम। किसी भी चीज़ की जब आप पढ़ाई करो तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम, कोई बिजनेस करता प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में है तो प्रॉब्लम है, कोई घर बसा लिया शादी कर लिया तो प्रॉब्लम, किसी घर नहीं बसा तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, खेती कर रहा उसको प्रॉब्लम, सरकार है, 2 अपोजिशन रूलिंग पार्टी उनमें दोनों में फाइटिंग चल रहा है कौन जितना वोट कलेक्ट करेगा, वो भी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। अब ये जो आप प्रॉब्लम जिस दिन आप समझ गए तो प्रॉब्लम को जब आप क्या करते हो उसको आइडेंटिफाई करते हो। प्रॉब्लम पहले समझो प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम को समझ गया वही प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। अब आज जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले क्या करना आपको, स्टेप ऑफ रिसर्च में प्रॉब्लम को समझो। अब प्रॉब्लम मान लीजिए आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, आपको समझना है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आपने पढ़ा होगा किन्स मॉडल जो इकोनॉमिक्स में, उन्होंने कहते हैं कि पहले किसी चीज़ का डिमांड होगा तो सप्लाई होगा तो प्रोडक्शन किया जाएगा। तो वहाँ पर बेसिक 5 आधार होते हैं। कौन सा? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते होंगे एक प्रोसेस से कई प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। इसी को क्या किन्स मॉडल को आप समझिए। लेकिन आप प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करोगे कि कैसे बेरोजगारी दूर किया जाए। तो आप कहोगे जो छोटे कुटीर उद्योग हैं इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ये पर्यावरण के अनुकूल काम होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चले ठीक, मगर उन पर इतना ज़्यादा प्रभावित ना हो। लोग अपने घर में सामान बनाना शुरू करें, स्वयं अपने वस्तुओं का मालिक बने, अच्छी रेट पे उसको बेचें। जैसे कभी बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है, आगरा का ताला बहुत मशहूर है, आप सुनते होंगे, संडेले के लड्डू बहुत मशहूर है। तो जो वो चीज़ें उनकी एक फेमस है वो क्यों ना अपने घरों में बनाएं, क्यों ना अपने कल्चर को एक आइडेंटिफाई करें, उस कल्चर को क्यों नहीं एक जियोग्राफिकल जीआई टैग में क्यों ना घोषित करें, उसको और ज़्यादा ग्लोरी करना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें अगर जब करेगा तभी तो प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगा। और जब सोल्व हो कितने लोग को रोजगार देगा। अगर हर घर में पहले लोग लूम का काटन करते थे, कपड़ा का अपना घर में बनाते थे, खादी कपड़े बनाते थे, तो इससे बाहर की चीज़ें कम डिमांड करते थे, तो स्वयं पे क्या थे, वो इंडिपेंडेंट थे। अब क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गए। अब डिपेंडेंट कैसे हो गए, आप बाहर से वस्तु आयात करेंगे, अपने देश की वस्तु निर्यात नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब अपने देश में वस्तुएं नहीं बनेंगी तो कैसे आपका आयात होगा, निर्यात करेंगे। अंग्रेज तो यही किए, पहले सबसे पहले आपके जितने कुटीर उद्योग थे उसको तहस नहस किया, फिर उन्होंने अपनी वस्तुओं को बनाना, आपके यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाना, फिर बनाना और लाके आपके ही अब बेचना, यही तो किया प्रोसेस। यही चीज़ आज भी हो रहा है। आप बड़े किसान हो, देखिए काम की चीज़ें सुन लीजिए, आप बहुत बड़े किसान हो, आपके घर पे दूध भी होता है, आपके घर पे गेहूँ चावल सब कुछ होता है, आप उसको ले जा करके मंडी में बेचते हो। अगर आप अपने घर पे चक्की लगा लो आटे वाली, उसको आटा बनाओ, बढ़िया प्यूरिफाई करो, पैकिंग करो, अपने बना के, अपने ही चीज़ बना के उसको मार्केट में बेचो, डायरेक्ट मार्केट बेचो, मंडी में क्यों ले जाओगे। उसको पैकिंग करो, ऑनलाइन अपना सेट करो, एक रेट रखो, मार्केट में डायरेक्ट बेचो, कस्टमर से ज़्यादा संपर्क करो, आप अच्छी रेट पैसा कमाओगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट किसान के अकाउंट पैसा आएगा। सरकार भी यही पॉलिसी चाहती है, लेकिन आपको खुद करना होगा, कोई करने नहीं आएगा, आपको खुद जागना होगा। ये प्रोसेस जिस दिन आपके मन में विचार आएगा, जैसे बहुत से बच्चे हैं, आपने जो जोमेटो के थे, ये बच्चे क्या थे, MBA किए, इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उस होटल पे खाना खाया, खाना बहुत अच्छा लगा, उस होटल को बोले भाई हमें इतना थाली चाहिए, तो थोक में बात किया, उसके बाद अपना एक ऐप बना लिया, उस पर अपना सब कुछ एक करके एक छोटा अपना मिनी स्टेट बनाया, प्लस उसमें अपना पंपलेट सब कुछ छाप दिए, बना दिया, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दिए। और चीज़ें आप देखिए, आप जाते क्या करते हैं जोमेटो पे, जो थाली आपको अच्छा लगता है उसको आप क्लिक करते हैं, रेट करते हैं, तो वो क्या करता है, दूसरा वहाँ से ला करके आपके घर पे दे देता है। तो ये जो प्रोसेस, जब आप नया आइडिया ईजाद करेंगे, नई चीज़ सोचेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तभी आपका रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। रिसर्च पढ़ने का ये मतलब नहीं कि रट्टा मारो, रिसर्च मतलब नई चीज़ खोज करना, नया आइडिया लाना, यही है। तो आप जिस दिन प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख गए तो आप अच्छे रिसर्चर बन गए, बस यही चीज़ है। अब प्रॉब्लम बहुत है, बेरोजगारी, गरीबी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन, यही तो है समस्या। उसको कैसे कम किया जाए, पहले समस्या को समझो, उसके बाद आप कम कर सकते हो। तो पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद आप उसको लिटरेचर रिव्यू बनाओगे, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। अब उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप डाटा कलेक्ट करोगे। क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। अब डेटा कलेक्ट करोगे तो एक प्राइमरी सोर्स होता है, एक आपका सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब आप फेस टू फेस लोगों से जाके बात करोगे, घर घर जाके लोगों से मिलोगे, बड़े बड़े शहरों में हो या चाहे आप गांव में, लोगों से पूछोगे। मान लीजिए कोई किसान का प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं खेतों में, आपकी इनकम कितनी आती है, तो बोलेंगे साहब 3-4 हज़ार हो जाती है मंथली। तो आप सोचेंगे तो बहुत खराब है हालात आपकी। अगर आप उनकी सब समस्याओं को समझ गए कि मतलब कारण यही है कि इनमें अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयर, लैक ऑफ मनी, है ना, ये बेसिक चीज़ें आपको देखते होंगे, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अवेयर्स, लैक ऑफ एनालिटिकल, ये सारी चीज़ें क्या है, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब उनके पास ये चीज़ें नहीं है तो बेचारे कैसे आइडिया आएगा उनके मन में। तो ये चीज़ का दुनिया है, जिसके पास अच्छा इंफॉर्मेशन है, अच्छा पैसा, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस जाके जब बात करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। वहां से हम डेटा जो कलेक्ट करते हैं कि ऑलरेडी कहीं पर मान लीजिए कोई डाटा पड़ा है, सरकारी साइट से पढ़े होते हैं, या विकीपीडिया से पढ़ लेते हैं, या लाइब्रेरी में जाते पढ़ते हैं, जाते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेना, या न्यूज़पेपर से पढ़ना, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी सोर्स के बेसिक हो जाता है। तो पहले प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर रिव्यू, प्राइमरी डाटा कलेक्शन, देन उसी डेटा को आप क्या करते हो, सैंपल बनाते हो। अब सैंपल कैसे, कि क्या ये कितना पॉजिटिव बात कर सकता है, कितना ये नेगेटिव बात कर सकता है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो उसका रिजल्ट आपको लगता है कि 100% रिजल्ट ठीक हमारा है, तो आप कहेंगे ये तो भैया आपकी एग्जाम में पास कर जाएंगे। और जब आपको लगता है कि
एग्ज़ाम में हो सकता पास हो जाए या तो फेल हो जाए। तो इसका मतलब आपके पास जो भी सैंपल आप बना रहे हैं तो ये निगेटिव इसलिए दर्शा रहा है कि आपको इसमें हो सकता तुक्का लग जाए। इसलिए सैम्पलिंग में क्या होता है, हम दो तरीके से बनाते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जब आप बनाते होंगे सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें 100% हमें पॉजिटिव खबर मिलेगा, नॉन प्रोबेबिलिटी हो सकता पॉजिटिव भी है, हो सकता निगेटिव है। अभी ये असमंजस में हो, जैसे कभी कभार कोई कॉइन होता है, सिक्का है, आपने एक बार उछाल दिया, तो एक बार उछाल दिया तो आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये आपका किसमें आएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है कि नहीं है। इसी चीज को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। मीन्स क्या है, जब आपके पास दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शनल है, तो आपको पता है जरूर या तो पास ही होगा तो 100% होगा, जिसमें आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो सिस्टमेटिक क्या है, सिंपल क्या है, क्लस्टर क्या है, ये बेसिक अलग अलग टर्म आप पढ़ते हो आगे। नेक्स्ट में नॉन प्रोबेबिलिटी में वही चीज़ है, आपका कोटा क्या है, एक्सीडेंटल क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। बाकी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेगी। तो सैम्पलिंग में से वही है, जैसे आप सैंपल तैयार करते हो, ऐसे समझ जाओ कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर साहब आते हैं, उसका ब्लड ले करके जाते हैं, तो अपने लैब में टेस्ट करेंगे, निगेटिव है पॉजिटिव है, अब समझ में आ गया होगा, यही है सैम्पलिंग। अगला बात, इसी सैंपल के आधार पे आप क्या तैयार करते हो, एक प्रपोजल बनाते हो, एक सिनॉप्सिस बनाते हो। अब वो प्रपोजल कैसे बनेगा, जब आप कहीं रिसर्च करोगे तो पहला होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, किस चीज़ का करने का। आपका लाइफ को कहते नहीं कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की बड़े शहरों में कमाने जाते हो, या आप कहीं छोटे शहरों में आप पढ़ाई करते हो, कुछ करते हो, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका उद्देश्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हो। हर दिन अपने आप से सवाल करिए कि आपका उद्देश्य क्या है। समाज में बहुत कुछ समस्याएं हैं, समस्या छोड़िए, पहले अपनी समस्या को आइडेंटिफाई, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी टॉपिक क्या है, जिस पे आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपका क्या क्या मेथड्स होगा। मेथड्स मीन्स कैसे आप बजट बनाओगे, पढ़ाई का क्या मेथड होगा, सुबह पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, दोपहर को पढ़ोगे, कितने आवर आप सोओगे, कितने आवर आप खाने पीने टहलने का प्रोसेस करोगे, ये आपका होते हैं मेथड्स। इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस बनाना, अर्थात प्रपोजल। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, ये बेसिक चीज आपका। थीसिस कैसे आप लिखोगे, रिसर्च पेपर कैसे लिखोगे, ये सारा प्रोसेस आपका होता है प्रपोजल। इसी प्रपोजल के आधार पर आपका इंटरव्यू होता है, जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं इसी पे आपका होता है। आपका टॉपिक क्या है, आप क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं या क्वालिटेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं या हिस्टोरिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल क्या है, ये एक पॉइंट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 20-25 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो ये चीज आपका हो जाता है सिनॉप्सिस अर्थात प्रपोजल। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, इसी प्रपोजल के हिसाब से आप डेवलपिंग डाटा कलेक्टिंग करते हैं। डेवलपिंग डाटा मतलब जो एक पूर्ण रूप से सही डाटा, सटीक बैठता हो, और जब वो सब कुछ आपका सही इंफॉर्मेशन डाटा दर्शा देता है कि सही रिपोर्ट, सही चीज आता है, लास्ट में उसको आप करते हैं एनालिसिस कि एकदम जो मैंने चीज सोचा था वही चीज मेरे साथ हुआ, कि एग्जाम पास हुआ या एग्जाम फेल हुआ, वास्तव में रियलिटी बता दिया। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, एनालिसिस कैसे होता है, एनालिसिस ऐसे, जैसे कभी कभी गांव में आपने देखा होगा पुराने लोग का एक जो आईक्यू होता था लोगों को टेस्ट करने का, वो कैसे बोलते थे कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है या लड़का है, जिसको बोलते हैं ना कि पूत का जो है पाँव पालन में दिख जाता है कि कपूत होगा कि सपूत या किस तरीके का होगा, अच्छा निकलेगा खराब। अब लोग कहावतें बोलते हैं लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पाते इसके पीछे रीजन क्या था। तो पुराने लोग उसको टेस्ट करते थे, एनालिसिस करते थे। कैसे, जैसे बोले बेटी आप आ जाओ, शादी में बहुत सारे बच्चे जो होती थी ना पुराने जमाने में ऐसे टेस्ट करते थे। तो आपको क्या करते थे, एक बाल्टी पानी दे देते थे और बोलते थे कि ये मग्गा है, बस बोले कि बेटा थोड़ा पैर धो के दिखाओ। अगर वो बच्ची पानी मग्गा से ली और प्लस पैर भी धोई और कुछ पानी बचा दी तो उसको क्या बोलते थे कि घर चलाने की योग्य है। बोले क्यों, क्या इसका मतलब इसको जो संस्कार मिला इसके परिवार से, परिवार वाले जो संस्कार दिया है ये धन को बचाने वाली होगी। और लड़के को बुलाते बेटा आप, पता चल लड़का भर बाल्टी अपने पैर में डाल दिया और पैर साफ नहीं हुआ, तो बोले क्या ये पैसे ज़्यादा लेगा
लेकिन काम कुछ नहीं कर पाएगा। ये होता था एनालिसिस करने का, चीज़ों के बारे में बारीकी समझने का। ठीक है, और भी एनालिसिस करने के एक तरीका आपको बताते हैं। जब कभी बाढ़ आता था, बाढ़ के समय गांव के जो लोग होंगे, जो कभी देखे होंगे, चिड़िया जो घोंसला लगाती थी पेड़ पे, तो अगर अपनी घोंसला को बहुत ऊपर लगाना शुरू कर देती थी, इसका मतलब बाढ़ आने वाला है। अगर वो अपनी घोंसला और नीचे लगाती है, इसका मतलब सूखा पड़ने वाला है। ये प्रोसेस होता था पहले के लोगों का, एक नेचुरल तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करने का, सही गलत की पहचान करने का। जब आपका एनालिसिस पॉजिटिव निगेटिव समझ में आता, लास्ट में आप क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। यही आपका हो जाता है स्टेप ऑफ रिसर्च। हमने क्या क्या पढ़ा, एक एक अभी इसको बता देते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च में, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट होता प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, देन प्रॉब्लम के बाद इसका अपना आता लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, देन उसके बाद आप बनाते हो इसका डेटा कलेक्शन करते हो, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद अब ऐसे आ जाइए। देन उसके बाद आप इसका क्या करते हो, सैंपल बनाते हो, सैम्पलिंग या सैंपल करते हो या सैम्पलिंग करते हो। सैंपल के बाद आप इसको बनाते हो प्रपोजल, प्रपोजल जब आपका तैयार होता है, फिर इस पे आप डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करते हो। जब आपका पार्ट डेवलपिंग डाटा कलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद आप करते हो एनालिसिस। एनालिसिस जब आपका हो जाता है अच्छे से, तब आप इसको कर देते हो सबमिट रिपोर्ट। बस यही है आपका प्रोसेस। ये चीजें मैं आपको बता रहा था दोस्तों। अब आपको करना क्या, बेसिक चीज समझने का प्रयास करिए। पहली चीज प्रॉब्लम क्या है, डाटा कलेक्शन क्या है, और इन सब चीजों को जब आप समझना शुरू करते हैं, तभी आप, यही प्रोसेस होता है। और स्टेप ऑफ रिसर्च को आपका रिसर्च जो करने वाले वहां पर भी इनको काम आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने बात किया स्टेप ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक किसी में अब हम बात करते हैं अगला आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों कुछ लोग स्पेलिंग ठीक है हो जाता, बस इतना बेसिक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी यल हो जाए, टी हो जाए, याद रखना। अंग्रेजी में ये एक फायदा है, हिंदी में अंग्रेजी के अगर पेन उठाओ लिखते चले जाओ, हिंदी में वहाँ ये वो छोटी बड़ी छोटा बड़ा बहुत लिखो, बड़ा दिक्कत है। इसलिए हिंदी वर्ड बहुत कठिन होता है, इंग्लिश बहुत सिंपल होता है, लिखने में भी पढ़ने में भी। समझाने में हिंदी बहुत कठिन होता है। ये तो चलो बचपन से बोलते चले आए, हिंदी बेल्ट के, इसलिए चीज़ें समझ में आती हैं। अभी दूसरे और बेल्ट के होते हैं तो थोड़ा सा हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, जैसे वो तकलीफ, साउथ लोगों को तकलीफ। तो आइए बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स अलग अलग क्या क्या विधि है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपका मेथड्स क्या होगा, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है। ये बेसिक आपका क्या है, रिसर्च है। ठीक है, मैं बेसिक आपको 5 पॉइंट पे बात करता हूँ। पहला होता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जिसमें मात्रात्मक रूप में चीज़ों को आप देखते हो। बहुत से लोग होते हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, बहुत से कंटेंट। जैसे आप कभी काल किसी व्यक्ति के पास पढ़ने जाओ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये विधायिका और न्यायपालिका की एक बुक है, ठीक है। अगर ये बुक की हमें लगता है चलो ये पतली में ठीक काम भर की है, अब इसको देख करके आपको लगेगा नहीं यार इसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, नॉलेज जो है अर्निंग करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक तो अट्रैक्ट किया बुक, हमने उसको देखा कम है, पढ़ जाते हैं, तो आपने पढ़ाई अच्छा कर लिया। अब पता चला कंटेंट इसको, जैसे बुक इतनी मोटी है, पता चला इतनी मोटी बुक आ जाए, आप उसको ज़्यादा कंटेंट देख करके आप पहले से क्या आ जाएंगे, हिल जाएंगे, क्या पढ़ना है इसमें, मेन पॉइंट कहाँ से मिलेगा।
तो क्वांटिटेटिव क्या करता है, एक मात्रात्मक रूप में सारी चीजें बात करता है, इसी को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड्स। और डिडक्टिव मीन्स क्या होता है, जब जनरल टू पर्टिकुलर चीजें करते हो, लार्ज लेवल में चीजें पढ़ते हो, विशेष चीज को पता करते हो, लार्ज लेवल में चीजों का अध्ययन करते हो और एक पर्टिकुलर चीजें आप अध्ययन करते हो। जैसे कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत सी किताबें पढ़ डाला, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जाकर के चीजों को अध्ययन किया, अंत में मुझे चीजें पता चला कि टॉपिक क्या थी। अब आपको हंसी भी आएगी कि पता चला कि चाबी कैसे बनाई जाती है। बस आपको लगे बताइए, मैंने इतनी किताबें पढ़ा और चाबी का बस छोटी सी चीज चाबी कैसे बनाई जाती है। ये जो आपको होता है इसी बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, गुणवत्ता मेथड्स। गुणवत्ता मीन्स होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स होता है पर्टिकुलर टू जनरल, कि बड़ी सी बड़ी बात को लोगों तक पहुंचा देना, अर्थात ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज, ऐसी चीज, गुणवत्ता रूपी चीज जो सभी लोगों तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। अगर आपके पास अच्छे कंटेंट, अच्छे नॉलेज पहुंचेंगे तो आपकी सोचने समझने की प्रोसेस बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। ये होता है कि पहले गुणवत्ता चीजों क्या करो, लोगों तक पहुंचे, इसको बोलते हैं इंडक्टिव। एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। एक होता है जनरल टू पर्टिकुलर, एक होता है पर्टिकुलर टू जनरल। लेकिन ये अब ये दे दिया पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर। यही बात समझो कि लार्ज लेवल में जब मैंने बहुत से अध्ययन किया तो छोटी सी चीज मिली, और मैं पता चला मेरे पास बहुत बड़ी चीज थी, बहुत नॉलेज था, लेकिन क्वालिटेटिव चीज थी। अगर उसको एग्रीकल्चर फील्ड में डालो तो फसल अच्छे हो जाते, पढ़ाने के फील्ड में उसको चीज़ों को बताता तो बच्चों का कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होता। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सॉरी क्या बोलते हैं, क्वालिटी को मतलब एक होता क्वांटिटी, एक होता क्वालिटेटिव, मतलब गुणवत्ता। गुणवत्ता को क्या करना है, जनरल तक, समान लोगों तक पहुंचाना, ये बेसिक चीज होता है। अब निश्चित अगला पॉइंट इसमें आपका आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स मीन्स होता है जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो। जैसे आप पेपर एक बार दोगे नहीं हुआ, दूसरी बार पढ़ाई करते तो नहीं, तीसरी बार तो आ ही जाता, चौथी बार बहुत बढ़िया, पांचवी बार एक्सपर्ट हो। जैसे बहुत से लोग देखते होंगे जो लोग आजकल किसी भी फील्ड में होते हैं, पढ़ाने का या खाना बनाने का, आप देखते हो कितने एक्सपर्ट लोग होते हैं कि वो अगर थाली सजाने का हो तो कितना बढ़िया, वो जो फल को काटते हैं ऐसे उसको फ्लावर बना देते हैं। कोई भी चीज़ हो तो उनके अंदर क्या है, ये कला है। वो कला कैसे आता है, कला तभी आपके पास आता है जब आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किसी चीज़ को बार बार बोलने का प्रयास करिए तो आपकी आवाज़ में बेस आएगा, आपके बोलने के तरीके में अच्छा लगेगा। यही होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्मार्ट वर्क ऐसे नहीं आता, स्मार्ट वर्क तभी, पहले आपको हार्ड वर्क करना, आप कठिन से कठिन काम करो, मेहनत खूब करो, और जब बार बार आप उसी चीज़ को अपने आप को समाहित कर लेते हैं और अंत में आप देखिए जो काम करने को अभी आपको 2 घंटा लगता था, आप उसको आप क्या करते हैं 5 मिनट में करके दिखा देते हैं। ये क्यों आप कर, उसमें एकदम बारीकी के साथ, सफाई के साथ कर देते हो। यही होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मतलब बार बार प्रैक्टिस करके सीखना। अगला हम बात करते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स मीन्स होता है जो पहले से ऑलरेडी कोई डिस्क्राइब करके रखा हुआ है, वर्णन करते हुए रखा है, कोई लाइब्रेरी में है, यूनिवर्सिटी में है, आप वहाँ से किताब को लाते हैं, पढ़ते हैं, फिर वहाँ से डाटा आप कलेक्ट करके है, फिर उसके आधार पर आप रिसर्च करते हो। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड्स। एक आपका होता है हिस्टोरिकल मेथड्स। हिस्टोरिकल मेथड्स जो भी आपके भारत में हेरिटेज के रूप में, चाहे आपका म्यूजिक हो, डांस हो, या आपके पास कोई मान लीजिए अस्थायी रूप से जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, बड़े बड़े किले हैं, लोटस टेम्पल है, ये किसका देन है, एक प्रकार ऐतिहासिक पार्ट है। तो जब आप वहाँ पे उसको रिसर्च करते हो कि इसमें जो कौन सा चूना पत्थर का प्रयोग किया गया, कौन से पत्थर है, इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया, कि आज भी इमारत ऐसे बनी हुई है। तो जो आप ऐतिहासिक चीज़ों को आप रिसर्च करते हो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। आर्ट एंड कल्चर, अब आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर है,
जैसे हिंदी लिटरेचर पे आप रिसर्च करते हो, हिंदी वर्ड की खोज कैसे किया गया, 15वीं शताब्दी में किसने किया, 16वीं शताब्दी में किया, भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने क्या खोज किया था, खड़ी बोली का कैसे आविष्कार किया, अवधी बोली का कैसे प्रयोग किया गया, भोजपुरी बोली कैसे प्रयोग किया गया, लिटरेचर किस चीज़ की बात करती है, छायावादी कवि कौन है। ये सब जब आप लिटरेचर में रिसर्च करते हो, ऐसे आप डांस में आते हो, डांस में आप देखते हो कुचिपुड़ी कहाँ का, भरतनाट्यम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है। जब उसको आप रिसर्च करती हो, एक कला कैसे मतलब डेवलप हुआ, कैसे अभी तक ये बची हुई है कला। जब आप हिस्टोरिकल चीज़ों पर आप रिसर्च करते हो, उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, ये हमने बात कर लिया मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च टोटल जो है 30 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 30 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या क्या वही सारी चीज़ है, कोई जब आप रिसर्च करो तो उसका एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक्यूरल होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, समय का बचत होना चाहिए, रिकॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिसर्च कुछ कर रहे थे खोजने कुछ लग गए, आपको टू द पॉइंट पे होना चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी में होने, मात्रात्मक रूप में होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका होता है आपका गुणवत्ता रूप में होना चाहिए, डिपेंडेंस रूप में होना चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, नॉन वेरिएबल होना चाहिए। ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है। टोटल आपका 30 प्रकार में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर ऑफ रिसर्च टोटल 12 है, 12 है। यही जो आपका टाइप्स था वही आपका कैरेक्टर है। एक एक कैरेक्टर के बारे में बता देता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव, डिपेंडेंस, नॉन डिपेंडेंस, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, हिस्टोरिकल्स। यही सारे पॉइंट आपके कैरेक्टर की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद आपका आता है एथिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, जब भी आप रिसर्च करो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग किसी का कॉपी करते हैं। आजकल डिजिटल चीज़ों में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए उनको बोर्ड चलो भर के दर्शाओ, आजकल डिजिटल में क्या हुआ, किसी दूसरे के स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी नाम मिटा दिया, अपना लगा दिया, उस पर लेक्चर दे दिया, ये आपका कॉपी हो गया। क्योंकि कंटेंट उसने बनाया था, आपने ठीक है लेक्चर दिया, ऐसा नहीं होना। ये जो प्रोसेस होता है ये अनएथिकल बोला जाएगा। आपका खुद का कंटेंट अपने हिसाब से बनाना होना चाहिए और खुद के हिसाब से अपना लेक्चर देना चाहिए। इसी को बोलते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स मतलब जब आप रिसर्च बनाओ, जब थीसिस तैयार करो, रिसर्च पेपर लिखो, तो आपका अपना होना चाहिए, किसी कॉपी नहीं। हाँ, सीख ले सकते हो, उसकी किताबें पढ़ के, उसका आप थीसिस पढ़ के लर्निंग प्रोसेस ले सकते हो, लेकिन आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, आपका अपना मेथड्स होना चाहिए, आपका अपना तरीका होना चाहिए। इसी बोलते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। और कुछ ज़्यादा है इसमें, और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इंटीग्रिटी क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, सिंपैथी, एम्पैथी, थोड़ा सा चीज़ें और चेंज हो जाता है। तो क्योंकि एम्पैथी बोलता है दूसरे की जगह पर रख के देखो। सपोज आपका कोई मटेरियल चोरी कर ले, थीसिस चोरी कर ले और बाद में अपना कवर लगा के बेच दे, तो आपने मेहनत किया लेकिन आपकी वैल्यू तो कुछ नहीं, लेकिन क्या आपकी पहचान कुछ है। इसीलिए कहते हैं, जो लोग कहते नहीं थे कि कबीरदास की भाषा थी कि रूखा सूखा खाए कि ठंडा पानी पीऊँ, देख पर आई चौपड़ी मत ललचाए जीव। जो करना है अपने आप में करो, किसी दूसरे को देख करके अपने अंदर लालच मत लाना। ये रिसर्च का बेसिक यही एथिक कहता है, आपका अपना होना चाहिए। दूसरे कभी अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका फाइल, आपका थीसिस, आपका प्रपोजल, सिनॉप्सिस सब रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अपना बनाना चाहिए। ठीक है, ये होता है एथिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका आता है आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है रिसर्च एप्टीट्यूड में, इसका बेसिक योगदान क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आईसीटी का आज बहुत है। पहले हमारे पास किताबें लाना पड़ता था, मोटी सी मोटी किताबें खरीद कर लाओ, पैसे लगाना पड़ता था। आज को अगर आपको कंटेंट तैयार करना है, शोध गंगा पे चले जाओ, कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बड़े बड़े ऐसे चैनल हैं, बड़े से बड़े ऐसे प्रोफेसर, टीचर लोग आजकल वीडियो बना के डालते हैं, कैसे रिसर्च बनाना, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, कैसे लिखा जाएगा, क्या मेथड्स होना चाहिए,
तो आपको पहले से क्या होगा, आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए आपका ICT सपोर्ट क्या कर रहा है, रिसर्च में काफ़ी हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड। अब 2-3 टॉपिक और आपको बता देते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना। एक होता है आपको हाइपोथेसिस क्या है, दूसरा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड लगाना। अब अनुमान जो लगाते हैं बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता नल, एक होता अल्टरनेटिव। नल मीन्स होता है या तो रिजेक्ट होगा या तो सिलेक्ट होगा, या तो रिजेक्ट या तो सिलेक्ट। जैसे बहुत लोग व्यक्ति बोलते हैं हाँ या ना, आप मेरे साथ हो या ना। अगर बोलेंगे ना, भैया निकलो, कोई बात नहीं, अगर हो तो आ जाओ। लेकिन अल्टरनेटिव क्या कहता है, अगर कोई चीज रिजेक्ट है उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, बस यही फर्क है। नल मतलब रिजेक्ट या तो एक्सेप्ट, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट नो रिजेक्ट, दोनों को एक्सेप्ट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्क होता है हाइपोथेसिस का। दूसरा पॉइंट बात करते हैं काई टेस्ट और टी टेस्ट। काई टेस्ट मीन्स होता है अगर 30 से कम है, 30 से ज्यादा, 30 के बराबर, तो 30 से बराबर टी टेस्ट, 30 से कम जेड टेस्ट, 30 से ज्यादा तो एफ टेस्ट। इस तरीके से उसको बोलते हैं काई टेस्ट। एनोवा टेस्ट को बोलते हैं जहां पर 2 ग्रुप होता है। अब 2 ग्रुप अगर है या तो ज्यादा ग्रुप है, तो जहां पर बिटवीन और एमंग की बात करेगा वो आपका हो जाता है एनोवा टेस्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ इसमें और भी पूछ लेता है, 2-4 टॉपिक आपका स्टैटिक्स का पार्ट पूछ लेता है, कुछ मेथड से पूछ लेता है। बाकी रिसर्च का जो आपका स्टैटिक्स वाला टॉपिक है पूरा, इसमें आप पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोरिलेशन क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है। ये भी टॉपिक आपका रिसर्च में कभी काल मेथड्स के रूप में फार्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से बनाऊंगा, जब बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसी में इस चीज को समझा दूंगा, पूरा मैथमेटिक्स रूप होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं आपका कम्युनिकेशन का लेक्चर, इसी में जोड़ते हैं। देखिए कभी का समय मिले तो आप सिर्फ सुनने का प्रयास करिए। अब आपके माइंड को लिखना ठीक है, लिखना भी चाहिए, जब आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। सुनने और बोलने से बहुत कुछ चीजें सीखने में फायदा करता है, पहले सुनो तब बोलो। अब हम बात करते हैं तीसरा टॉपिक, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ते हैं भाई। मान लीजिए ए नाम का एक कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई बी नाम का व्यक्ति है। ठीक है, अब ए के मन में कोई थॉट है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है। मान लीजिए कोई प्रश्न आया, क्वेश्चन आया। अब इस प्रश्न को अपने मन में पहले कैसे करेगा, उसको इनकोड करता है। क्या करेगा वो, इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद उसको क्या करता है, अपने दोस्त के पास वो सेंड करता है मैसेज को, संदेश को। और ये दोस्त अगर इनके मैसेज को ऐसे देखता, डबल टिक लगता है, उसको रीड करता है, तो उसको करता है डीकोड करता है। ये जो प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों कम्युनिकेशन का। और जब इसी का रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है, इसी को बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता, मैसेज का फीडबैक अगर नहीं आता क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, नहीं। अगर आपने कोई सवाल मुझसे पूछा, सर क्या यूजीसी नेट ने कोई नया नोटिफिकेशन निकाला है, उसका अगर मैं रिप्लाई नहीं दिया तो ये आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। आपने सिर्फ सवाल किया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। जब मैंने रिप्लाई दे दिया तभी कम्युनिकेशन माना जाता है। यही प्रोसेस को ही बोलते कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? अवश्य जरूर है भाई। जब तक दुनिया रहेगी, लोग रहेंगे, जरूर बातचीत करेंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। हवा पानी सब कम्युनिकेट हो रहा है, चल रहा है। अगर जिस दिन हवा रुक जाएगा, आदमी रुक जाएगा।
तो इसलिए क्या है, सारा प्रोसेस एक कम्युनिकेट ही तो है। अब अगला बात करते हैं, अब कम्युनिकेशन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या है, एक एक करके बात करते हैं। पहला टाइप्स, दूसरा मॉडल, तीसरा अफेक्टिव, चौथा बैरियर्स, उसके बाद मास मीडिया, यही है ना आपका बेसिक। अब एक एक करके समझते हैं, पहले टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कितने प्रकार में इसको बांटा गया है, देखिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन, ये बेसिक आपका होता है टाइप्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन अब एक एक करके बताते हैं। पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल, तीसरा डायरेक्ट, चौथा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट यहां पर और आगे तक लिख देते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद सर्कुलर, उसके बाद बस यही है। ठीक है दोस्तों, इतना ही समझो। अब एक एक करके देखते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, इतना प्रकार का आपका जो है टाइप्स आप। और भी है वर्बल, नॉन वर्बल, ये बेसिक क्या है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक एक करके समझाते हैं। फॉर्मल मीन्स क्या होता है, जब आप कोई रूल, कोई नियम के अकॉर्डिंग बात करते हो, चीज़ों को आप समझते हो। जैसे आप किसी क्लास को अटेंड करते हो या ऑफिस में काम करते हो, तो वहाँ पर नियम के अकॉर्डिंग आप बात करना, काम करना, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप अपने घर या परिवार में बैठे होते हैं, कोई नियम, कोई कायदा नहीं है, आप जैसे बच्चों से बात करना, पति से बात करना, पत्नी से बात करना, अपने पिताजी से बात करना, दोस्तों से बात करना, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात करना, आमने सामने बैठ करके, बॉडी लैंग्वेज भी होती है प्लस आपका ओरल भी होती है, इस तरीके की जो बात करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जब आप किसी यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप बात करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, ऑडियो चैट करते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन आपको लगेगा सर ये तो फेस टू फेस है, तो डायरेक्ट दिख रहा है। किसी यंत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, फेस टू फेस मतलब टू द फेस टू फेस अगर है तब वो डायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट मतलब किसी यंत्र के माध्यम से आप बात कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बात कर रहे हो, तो उसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन इनडायरेक्ट में बेसिक 2 पॉइंट को याद रखना, एक पूछता है सिंक्रोनस और एक होता है आसिंक्रोनस। क्या पूछता है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में? एक आपको होता है सिंक्रोनस और एक होता है आसिंक्रोनस। इस चीज को याद रखना। सिंक्रोनस मीन्स जब आपका रिप्लाई डायरेक्ट होता हो, जब फेस टू फेस बात करते हो इमीडिएटली आपका रिप्लाई मिलता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। जब आपका रिप्लाई पता चला 2 घंटा, 1 घंटा, 4 दिन के बाद आता है, फीडबैक आता है, रिप्लाई, उसको बोलते हैं आसिंक्रोनस। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स वो होता है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है ना। तो जब मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट, यहाँ पर टीचर है, ऐसे समझो, प्रोफेसर लोग हैं। यहाँ पर जब स्टूडेंट से बात कर रहा हो, टीचर से बात कर रहा हो, प्रोफेसर से बात कर रहा हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पर मान लीजिए सीओ साहब, एमडी साहब, पियोन, चपरासी, वर्कर, ये जो एक ऊपर से नीचे प्रोसेस, फिर नीचे से प्रोसेस ऊपर को चलता है, इसी को बोलते हैं
वर्टिकल कम्युनिकेशन। तीसरा सर्कुलर, आप एक राउंड टेबल, ऐसे कोई टेबल है राउंड टेबल, जहाँ पर आपका कोई फ्रेंड्स बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, जब आप इनसे ऐसे बात करते हैं, ये इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं, एक सर्कुलर के रूप में जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये भी हो गया। वर्टिकल भी, वर्बल मीन्स आज के प्रेजेंट टाइम में जो आप मौखिक रूप से बात करना, लिख करके बात करना, लेटर लिख करके बात करना, इसको बोलते हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते प्लस कोडिंग के रूप में आप बात करते हो, जैसे रोड पे आप जाते हो, लिखा होता है यू टर्न, तो एक प्रकार से वर्बल कर रहा है, आपको चीजों को कम्युनिकेट कर रहा, बता रहा है किस साइड से आप ये से यू टर्न हो सकती है। रेड लाइट, यहाँ आप अपनी गाड़ी रोक सकते हो, यहाँ पर आपका जेब्रा क्रॉसिंग आप जा सकते हो। इस प्रकार का जो आपका कोडिंग के रूप में बात करते हो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक इसको 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर, ट्रांजेक्शनल, इंटरैक्टिव। ये बेसिक चीज को समझो। लीनियर मीन्स क्या है, जो आप एक रेखांकी रूप से स्वयं से बात करना, अपने आप से बात करना। कभी कल होता है ना, इंसान बैठा होता है, खुद से अपने आप से बात करता है। जब आप अपने आप से बात करते हैं, खुद से अपने आप से बात करने की प्रक्रिया को ही लीनियर कम्युनिकेशन। आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए, खुद से आप सही गलत का बात कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो आपका पीसीएस को लेकर के धरना चल रहा है, लोगों पे लाठी चार्ज हो रहा है, आप अपने आप से बात करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल जहां पर 2 व्यक्ति हैं, आपस में चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, पीसीएस और आरओ का, एओ का एग्जाम होने वाला था उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो है आपका देव प्रयागराज में लाठी चार्ज हो गया। बोले तो भाई सिस्टम के खिलाफ है, उम्र भी निकली जा रही, फॉर्म नहीं भर सकते, वैसे बेरोजगारी है। जब 2 लोग बैठ करके चाय पे चर्चा करते हैं फेस टू फेस, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, जब आप पता चला अपने दोस्त से पूछते, भाई साहब देखिए दिल्ली में भी प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सिर्फ प्रयागराज में ही चल रहा है, तो बोले क्यों भाई, स्टूडेंट के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, 1 डे के एग्जाम होने के बजाय 2 डे एग्जाम रखेंगे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करते हैं, वीडियो बना के या ऑडियो बना के अपने दोस्त के पास भेजते हैं। जब आपका दोस्त उस पर फीडबैक देता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। यही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव वही है, अगर आप बात करने, बहुत से लड़के हो या लड़की होती हैं, कुछ लोग की बात करने का तरीका इतना बहुत सॉफ्ट होता है कि आप सुनते रहो, कितने अच्छे बात करते हैं, कितने अच्छे डायलॉग। जैसे राजकुमार साहब जब वो बोलते थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी लगती थी, लोग बोलते थे, उनकी चाल और उनकी बात करने की अदाएं ही फिल्मों को हिट कर देती थी। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, जब आप बात करते हो, ओरल रूप से बोलते हो, इसी को बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। या आप कोई राइटिंग करते हो, अच्छी राइटिंग लिखते हो, आपकी राइटिंग पर स्टाइलिश लिखते हो। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई नाम है, मान लीजिए जो भी नाम है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ अपने नाम, मान लीजिए मैं लिखता हूँ रमेश कुमार। अब ऐसे करके मैं कोई स्टाइलिश अच्छा लेटर को बना रहा हूँ, अब ये लिख रहा हूँ ऐसे खूब स्टाइलिश कर रहा हूँ, खूब बढ़िया उसको मठार मठार लिखना, अंडर राइट कर रहा हूँ, बढ़िया ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं कि आपका लेखन शैली अच्छी है, जो चीज़ें लिखते हैं उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपका बोलना और लिखने की वजह से जब किसी पे आप प्रभाव डालते हैं, उसी बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। बस नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बैरियर। आपका बैरियर मीन्स किसी चीज में रुकावट आ जाना, बाधाएं आ जाना। भाई आप बात कर रहे थे, अचानक बाधाएं उत्पन्न होगी। कैसे बाधाएं होती हैं, बेसिक 5 भागों में बांटा गया इसको। फर्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर। फर्स्ट आपका यहाँ बताते हैं फिजिकल, अब फिजिकल बैरियर। अगला साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट दूसरा, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, जेशन बैरियर। चौथा कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर। 5वां यहाँ लिख देते हैं
लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं के लिंग्विस्टिक कहते हैं, समझ जाइए भाषा। ये बेसिक 5 प्रकार की आपकी बाधाएं एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट आपका हमारे फिजिकल बैरियर क्या है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा, वीडियो बना रहा था या फेस टू फेस बात कर रहे थे, अचानक पता चला मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, बैठ गई, बात नहीं हो पाया, या अचानक से आंधी आई, जितने टावर थे टूट के गिर गए, ये क्या हुआ? फिजिकल बैरियर। आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, फिजिकल बैरियर। जा रहे थे, रास्ता टूट गया, कोई रास्ते कोई बड़ा सा पेड़ टूट के गिर गया, फिजिकल बैरियर। ये होता आपका भौतिकी बाधा। साइकोलॉजिकल बैरियर, किसी व्यक्ति को लेकर के अपने मन में एक धारणा बना लेना, अपने मन में एक विचार बना लेना कि मैं कितना पढ़ लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लाइफ सेट नहीं होगा, अब लगता है मुझे क्या करना चाहिए, इस फील्ड में जाता तो यहाँ भी बच्चे भीड़ है, वहाँ जाता तो वहाँ भी भीड़ है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें अपना कैरियर बना लो। आप सब चीज़ को लेकर के एक नेगेटिव धारणा बना लेना, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, वो टीचर बहुत बकवास करता है, वहाँ जाऊँगा पैसा मांगता है, फिर मैं कैसे प्रपोजल बनाऊँगा, या मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बड़े बड़े लोग, इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं देश दुनिया में, मेरा कभी होगा कि नहीं होगा। आप अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल क्रिएट कर रहे हैं, एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। और जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम भी अब तैयार हैं युद्ध में, देखते हैं किसमें किसके बाजू में कितना दम है, अब हम भी अपना नौका दौड़ाएंगे, सबसे आगे निकालेंगे। तो जब आप ये सोच रखते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। और जब वही कंपेयर करते हैं, ये कोचिंग ठीक नहीं, वो कोचिंग ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं, वो सरकार ठीक नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ठीक नहीं, वो घर वाले ठीक नहीं, घर वाले पैसा नहीं देते, बड़े तकलीफ देते हैं, बार बार सवाल करते, पास हुआ कि नहीं हुआ, दोस्त पूछे और क्या हाल चाल, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या करते हैं, इतना नेगेटिव चीज़ों से अपने मन में एक नेगेटिव बना लेते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, मोटिवेशन यूट्यूब पे ढूंढते हैं, कोई मोटिवेशन दे दे, कुछ थोड़ा सा एनर्जी भर दे, क्योंकि जब तक खुद से नहीं एनर्जी आएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब आप अलग अलग चीज़ों को लेकर के आप बाधाएं अपने मन में बनाना शुरू कर देते हैं, निगेटिव सोच लेते हैं, तो यही बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अब आजकल यही चल रहा है, कोई व्यक्ति आता है बोल देता है देखिए आधार कार्ड पैन कार्ड ज़्यादा शेयरिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर करप्शन हो रहा है, वहाँ पर करप्शन हो रहा है, फिर बोल देंगे इंटरनेट पे आजकल बैंकिंग चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके इतना आप लगेगा भाई ये काम करो, इंटरनेट से ही ना जुड़ो, अरे जुड़ो, बैरियर रखो, ठीक। अब आपके खुद दूसरा कोई बोल दिया यूजीसी नेट के एग्जाम अब देने कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे, मेरा दोस्त भी घर बैठा है। अरे तेरा दोस्त हो सकता कभी दिए ना हो सकता दिया पास हुआ लेकिन कभी ट्राई नहीं किया हो, किसका काम करने का, पढ़ाने का, लिखने का नॉलेज, हो सकता है कॉलेज के टाइम में रट्टा मार के निकल गया, उस वक्त दे दिया, पास हो गया, आज उसको बोर्ड से बोर्ड के सामने खड़ा होकर एक लेक्चर दे नहीं दे सकता। तो जब आप इस लेवल सोचेंगे तभी तो आप उससे सोचो, सही बात है उसने इतना पढ़ा नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा, अरे आपका और बेहतर होगा, उसने उतना ही सोच के रुक गया, आप क्यों रुकते हो। ये होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है, सिस्टम में अलग अलग रूल बना देना। अब रूल बना देना, मान लीजिए किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति है, कोई महाशय है, या मान लीजिए आपको ट्रंप जी से मिलना हो, देश के दूसरे देश की बात करते हैं, अब मान लीजिए उससे मिलना तो आप डायरेक्ट मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो। पुतिन जी से मिलना तो आप मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपको जिनपिंग जी से मिलना हो, मिल सकते हो, नहीं मिल सकते। तो जो बहुत से रूल है वहाँ तक पहुँचने का, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। नेक्स्ट होता है कल्चरल बैरियर। कल्चर, भारतीय कल्चर अलग है, भारतीय कल्चर भाई एक दूसरे पैर छूते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े अगर बैठे तो वहाँ से हम हट जाते हैं, उनके बीच में बैठ कर बातें नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आज भले सोसाइटी चेंज हो गया, बड़े बूढ़ों एक साथ बैठ के बात करते हैं, लेकिन आज भी हम, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप बैठिए, आपका हक है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब फॉरेन में कल्चर है नहीं, फॉरेन में कल्चर है हाय जैकी, हाय मैकी, हाय एंटोनियो, हाय कास्का, हाय सिन्नो, हाय सिसरो, हाय जूलियस सीजर, XYZ, कास्का, सिन्ना, फ्लेवियस, मार्कस, टिटेनियस, हर एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाते हैं। हमारे यहाँ दादा का, पिताजी का नाम बुला लो तो चप्पल पड़ेगा। भाई क्या तुमने कल्चर भूल गए, क्या सीखा है आपने, क्या पढ़ाई किया है। पढ़ाई मतलब ये नहीं कि अपना सभ्यता भूल जाओ, अपने कल्चर में रहो। ये होती है कल्चर बैरियर। हमारी कल्चर उनकी कल्चर जब मैच नहीं होती है, एक बाधाएं उत्पन्न कर देती है संस्कार, उनके में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों,
उनके यहाँ सब ऐसा लगता है सब बराबर है, कोई बात नहीं है, सब मानव है, सब ऐसे ही चलता है। लेकिन हमारे यहाँ संस्कार ही लोगों को जोड़ कर रखा है, दंगा फसाद करने के लिए रोक देता है। और जहाँ संस्कार नहीं वो कुछ भी कर डालेगा, उसके लिए कोई बाधाएं नहीं है। किसी घर में कूद जाएगा, चोरी करके निकल जाएगा। लेकिन हमारे अगर कोई देख लेगा आँख के सामने ये व्यक्ति इस घर में कूद रहा, पकड़ कर उसकी पिटाई कर देंगे, भाई क्यों जा रहा है। आज भी है ना संस्कार। तो ये होता है कल्चरल। तो कल्चरल बाधाएं भी होती हैं। लिंग्विस्टिक भाषा को लेकर के कोई व्यक्ति कन्नड़ में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है। अगर आपको भाषाएं नहीं आएंगी तो आपके लिए बाधाएं उत्पन्न होंगी। ये होता है आपकी भाषा को लेकर के बाधा। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों मास मीडिया कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन बेसिक क्या क्या टॉपिक है एक एक समझते हैं। मास मीडिया में जो लार्ज लेवल में चीज़ों को आप बात करते हो, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, प्लस आपका एडिटोरियम हो गया। ये सब क्या किसके पार्ट है? मास मीडिया कम्युनिकेशन के बेसिक पार्ट है, आधार है। तो ये हमने सारी बात टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगर समय है तो सुनिएगा, और नहीं तो बताओ यहीं पर इसको बंद कर देते हैं। क्या हुआ, आपका मन नहीं है? अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। अब दूसरा जो वीडियो आपको बनाएंगे, नहीं मन है तो मैं आपको, 2 बच्चे बैठे हैं, बोलते बहुत कम है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे, तो वीडियो बनता रहेगा, आपका भी काम होता रहेगा, ठीक। तो आज इतना ही है। बाकी कल लॉजिकल रीजनिंग, अगर 10 मिनट टाइम हो बैठ जाओ, एक बेसिक बता देते हैं। चलो ठीक, बताते हैं 10 मिनट में, ठीक। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं, आपका बेसिक लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ये टॉपिक है। तीसरा, इसी में आपका था फॉर्मल फैंसी क्या है, नॉन फॉर्मल फैंसी क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इवेल्युएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। नेक्स्ट आपका इवेल्युएशन ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्थोडॉक्स एंड हेथोडॉक्स। देन उसके बाद आपका परमाणा। परमाणा में 5 हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि, उपमाना, शब्दा, अर्थपट्टी, बेसिक 5। नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ अनुमाना। अनुमाना 2 भागों में, व्याप्ति और हेत्वाभास। व्याप्ति मीन्स जिसमें रीजन है, और हेत्वाभास जिसमें कोई बाय चेकिंग बाय द मिस्टेक, कोई गलतियों का ढूंढने का बेसिक आधार है। माइनर टर्म क्या, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ये हो गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, चलो अच्छा ठीक है। आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कल मिलते हैं।